नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है युद्ध। लेखक हैं लुइसी पिराडोले और आवाज़ है निशान सक्सेना की। आइए एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण देते हैं लेखक का। पिराडेलो ने 16 वर्ष की अल्पावस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। बाद में ये गद्य की ओर मुड़े और इनकी पहली पुस्तक लव विदाउट वन सन 1893 में छपी। स्वीडिश अकेडमी ने जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया तो उन्होंने कहा कि नाट्य कला और दृश्य कला को साहस और सच्चाई में पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये था इनका एक बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त परिचय। और आइए अब सुनते हैं कहानी। रात की एक्सप्रेस गाड़ी से रोम से निकले यात्रियों को भोर तक फैब्रियानो के छोटे स्टेशन पर रुकना पड़ा, क्योंकि वहां से उनका डब्बा दूसरी रेल से जुड़ना था। भोर के समय सेकंड क्लास के उन घुटन और धुएं भरे डब्बों में से, जिसमें से लोग पहले ही रात गुजार चुके थे, मातमी कपड़े पहने एक भारी भरकम स्त्री घुसी। गहरी सांसें भरती, करहाती, बेडौल बंडल सी स्त्री के पीछे पीछे उसका पति भी आया था। दुबला, नाटा, मुर्दे सा सफ़ेद चेहरा, छोटी छोटी चमकीली आंखें, शर्मीला और परेशान सा। आखिर एक सीट पर टिक जाने के बाद उसने नरमी से अपने उन सहयात्रियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी को गाड़ी में चढ़ने की मदद की थी और उसके लिए जगह बनाई थी। फिर अपने कोट का कॉलर नीचे करने की कोशिश करती हुई वो अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर उतनी ही नरमी से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी ने जवाब देने के बजाय फिर से कॉलर अपनी आंखों तक खींच लिया, जिससे उसका चेहरा छुप गया था। बड़ी बुरी दुनिया है, पति दुख भरी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। उसे लगा कि उसका कर्तव्य है कि वह अपने सहयात्रियों को बता दे कि इस बेचारी स्त्री पर दया करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध उससे उसका इकलौता बेटा छीन ले गया था। 20 बरस का वो लड़का दोनों के जीवन का आधार था, और उसी के कारण वे सैल्मोना से अपना जमा जमाया घर छोड़कर रोम चले आए थे, जहां वो पढ़ने आया था। फिर कम से कम 6 महीने तक उसे मोर्चे पर नहीं भेजे जाने की शर्त थी, पर उन्होंने सेना में भर्ती होने दिया था कि अचानक उन्हें तार मिला कि 3 दिन बाद वो मोर्चे पर जा रहा है, वो आए और उससे मिलकर जाए। अपने भारी कोट के नीचे कसमसाती स्त्री बीच बीच से बनेले जानवर की तरह घुघरा रही थी। उसके पक्के तौर पर उसे पता था कि इन तमाम बातों से उनके सहयात्रियों को, जिसमें शायद सबकी यही हालत थी, कि उनके दिल हमदर्दी से नहीं जागने वाले। उनमें से एक बात जो खास तौर पर वो ध्यान से सुन रहा था, वो बोला, परमात्मा का शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बेटा मोर्चे पर जा रहा है। अब बेटे को तो जंग से पहले ही दिन वहां भेज दिया गया था। मैं तो उससे मिल भी ना पाया था। 2 बार वो जख्मी होकर लौटा और दोनों बार उसे वापस भेज दिया मैंने। तभी एक और आदमी बीच से बोला, और हमारी भी सुनो, मेरे तो 2 बेटे और 3 भतीजे मोर्चे पर हैं। होंगे, लेकिन हमारा तो एक ही इकलौता बेटा है, पति ने बात साफ की। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुमने हद से ज्यादा लाड प्यार करके अपने बेटे को बिगाड़ा होगा, पर तुमने उसे उससे बढ़कर प्यार तो नहीं किया होगा, जो तुम अपने उन कई बच्चों को जो तुम्हारे होते। बाप का प्यार कोई रोटी नहीं है जिसके टुकड़े औलादों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। बाप बिना किसी भेदभाव के अपने सभी बच्चों को पूरा पूरा प्यार देता है, चाहे वो 1 हो या 10। और अब जब मैं अपने दोनों बेटों के लिए दुखी हो रहा हूं, तो आधा आधा दुखी नहीं हो रहा, बल्कि मैं दुगना दुखी हो रहा हूं। ठीक बात है, ठीक कहते हो तुम, झेपते हुए पति ने उबासी ली। लेकिन मान लो कि एक पिता के 2 बेटे मोर्चे पर हैं और वो एक बेटा खो देता है, तो क्या दूसरे का मुंह देखकर वह जी लेगा? जबकि इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलता, दूसरा आदमी नाराज होकर बोला, हाँ, अरे उसके दिल को तसल्ली देने के लिए एक तो बच गया ना।
लेकिन उस बेटे के लिए उसे जिंदा भी तो रहना पड़ेगा। जबकि जिस बाप का इकलौता बेटा हो, अगर वो मर जाए तो बाप भी मरकर अपने दुख से छुटकारा पा लेगा। अब ये बताओ कि किसकी हालत ज्यादा बुरी है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी हालत तुमसे ज्यादा बुरी होगी? वो चुपचाप वहां पर बैठ गया और उनमें से एक यात्री बोला, बकवास। इस मोटे लाल चेहरे वाले आदमी की हल्की सुरमई आंखें लाल सुर्ख थीं। वो हाफ रहा था। उसकी फटी फटी आंखों से एक ऐसी प्रबल और असंयमित आंतरिक हिंसा टपकती दिख रही थी जिससे जिसे उसकी कमजोर पड़ रही घाटी मुश्किल से ही संभल पा रही थी। वो फिर बोला, बकवास है ये सब। उसने अपना मुंह हाथ के आगे रख लिया ताकि आगे के दो टूटे दांत ना दिखे। बेकार की बातें। क्या हम अपने बच्चों को अपने फायदे के लिए जीवन देते हैं? बाकी यात्रियों ने दुख भरी आंखों से उसकी ओर घूरा। युद्ध के पहले दिन से मोर्चे पर लड़ रहे बेटे ने के पिता ने आह भरी। ठीक कहते हो आप। हमारे बच्चे नहीं हैं, वे देश की अमानत हैं। मोटा यात्री फिर फट पड़ा। बार बार ये बकवास करना बंद करो। अपने बच्चों को जीवन देते हुए क्या हम अपने देश की सोच रहे होते हैं? हमारे बेटे तो इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि ओह क्योंकि उन्हें पैदा होना ही है। जब वो जीवन में आते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी ले लेते हैं। सच्चाई यही है। और हम उनके होते हैं पर वो कभी हमारे नहीं होते। और जब वो 20वें साल में लगते हैं तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उस उम्र में हम थे। हमारे भी माँ बाप थे, लेकिन और बहुत सी चीजें जैसे लड़कियां, सिगरेट और भ्रम, नए नए बंधन और देश। बकवास करते हो तुम सब। क्योंकि जिसकी पुकार पर 20 बरस की उम्र में माँ बाप मना करने पर भी हम वहां भेज देते हैं उन्हें। अब उम्र के इस दौर में देश का प्यार तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन उससे कहीं मजबूत हमारे बच्चों का प्यार है। यहाँ कोई भी नहीं जो खुशी खुशी मोर्चे पर अपने बेटे को जगह लेने देगा। चारों तरफ चुप्पी थी। सबके सर जैसे सहमति में हिल रहे थे। मोटा आदमी बोलता चला गया, हम अपने 20 बरस के बच्चे की भावना का कद्र क्यों ना करें? अपनी उम्र में वो हमारे देश के और अपने देश के प्रेम के लिए, भले ही शरीफ लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, हमारे लिए अपने प्रेम से बढ़कर और कुछ ना होगा। क्योंकि वो हम मान चुके हैं कि हम बूढ़े हैं और हमारा अस्तित्व जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर देश एक प्राकृतिक जरूरत है, रोटी की तरह जिसे खाना बहुत जरूरी है, तो हमें मोर्चे पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमारे बेटे जाते हैं। जब वे 20 बरस के होते हैं और वो भोंडेपन और ओछेपन के भ्रम के टूटने की कड़वाहट को झेले बिना वो देश की सेवा के लिए जाते हैं। भगवान का शुक्र है, जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरा बेटा करेगा। मरने से पहले मेरे बेटे ने मुझे संदेश भेजा था कि वो संतुष्ट होकर मर रहा है, क्योंकि उसने अपने जीवन का अंत सबसे बढ़िया तरीके से किया है, जैसे वो चाहता था। उसने अपना हल्का भूरा कोट हिलाया ताकि सब देख सकें। टूटे दांतों के ऊपर उसका नीला पड़ा होठ कांप रहा था, जिसकी आंखें पनियाई और स्थिर थीं। फिर वो एक तीखी हंसी हंसा जो एक सिसकी भी हो सकती थी। एकदम एकदम, बाकी लोगों ने हामी भरी। कोने में अपने कोट के गठरी बनाकर बैठी स्त्री सुनती रही थी ये सारी बातें। पिछले 3 महीनों में अपने पति और अपने हितैषी मित्रों की बातों में कुछ ऐसा पाने की कोशिश करती रही थी जो उसकी गहरी वेदना को सांत्वना दे। ऐसा कुछ दे जो उसे दिखा दे कि एक माँ अपने बेटे को मृत्यु तो नहीं पर शायद खतरों से भरे जीवन में कैसे भेज सकती है। लेकिन वो एक भी शब्द ऐसा नहीं पा सकी जिसे वो अपनी ये भावनाएं व्यक्त कर सके। वो चुप हो गया। उसकी भावना में साझेदारी नहीं थी, पर उसकी पीड़ा बहुत बड़ी हुई थी। लेकिन
अब इस यात्री के शब्दों ने उसे हैरान कर दिया, करीब करीब सन्न कर दिया। अचानक उसे समझ में आया कि गलत दूसरे नहीं थे जो उसे समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि वो खुद गलत थी जो उन माता पिताओं की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई, जो बिना रोए अपने बेटों की विदाई बल्कि मौत तक के लिए तैयार हो गए थे। उसने अपना सर उठाया और कोने में झुककर बहुत ध्यान से मोटे आदमी से की बातें सुनने की कोशिश करने लगी, जो अपने सम्राट और अपने देश के लिए खुशी खुशी बिना किसी पछतावे के वीरतापूर्वक प्राण देने वाले अपने नायक बेटे के अंतिम युद्ध की बातें अपने सहयात्रियों को सुना रहा था। उसने देखा कि उसे कितना गर्व है अपने बेटे पे। शायद उसे थोड़ा बहुत दुख भी हो, परंतु वो दुख उसके गर्व से दब चुका था। उसे लगा कि वो अब एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई है जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। एक ऐसी दुनिया जो अब तक उसके लिए अपरिचित ही थी, और सब लोगों को उस बहादुर पिता को जो अपने बच्चों की मौत की बात बिना माथे पर शिकन लाए कर पा रहे, बधाई देते सुनकर वो बहुत खुश थी। फिर अचानक बिल्कुल जैसे ही उसने कुछ सुना और वो देखते देखते जग गई, वो बूढ़े की तरफ मुड़कर पूछ बैठी, तो फिर तुम्हारा बेटा सचमुच मर गया? पूरी ट्रेन उसे ताकने लगी। बूढ़ा भी उसे देखने के लिए मुड़ा। अपनी बड़ी बड़ी उभरी बुरी हुई पनियाई हल्की सुरमई आंखों से उसने चेहरे पर गिरा दी। कुछ देर वह जवाब देने की कोशिश करता रहा, पर उसके मुंह से शब्द ना निकले। वो उसे देखता ही रह गया कि जैसे तभी उस बेतुके और असंगत सवाल से उसे आखिर समझ आया कि उसका बेटा शायद सचमुच मर गया है। वो हमेशा के लिए चला गया है और इस ब्रह्मांड में विलीन हो गया है, हमेशा के लिए। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और सबको हतप्रभ करते हुए दर्द भरी दिल चीरने वाली सब्कियों में डूब गया। शायद यही तो होता है हर युद्ध का अंजाम। देश तो बच जाता है, पर रह जाते हैं टूटे हुए परिवार। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ में, और ऐसे ही हर रोज़ नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया।